रीबर्थ ऑफ किंग्स मिस्टीरियस क्वीन। एपिसोड 6। कार में बहुत शांति थी। सिद्धार्थ जब से कार में आया था तब से अद्विका का पूरा ध्यान कार से बाहर देखने में था। वो बहुत ही उदास लग रही थी। ये महसूस करते ही सिद्धार्थ ने अद्विका के हाथ को आराम से हल्के से अपने हाथ में पकड़ा। तब जाकर अद्विका का ध्यान सिद्धार्थ पर गया। तभी सिद्धार्थ ने उसे प्यार से देखते हुए नर्म आवाज में कहा, तुम ऐसे उदास मत हो, तुम जब चाहे तब उनसे मिल सकती हो। इस पर अद्विका ने अपनी रोने सी आवाज में कहा, मैं इसलिए उदास नहीं हूँ, मुझे पता है मैं जब चाहे तब माँ और भाई से मिल सकती हूँ। फिर एक दर्द भरी मुस्कान के साथ सिद्धार्थ की तरफ देख उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या पापा को फर्क नहीं पड़ा जरा भी? क्या वो एक बार भी कसकर मुझे गले नहीं लगा सकते थे? क्या बचपन की तरह प्यार से लाडो कहकर नहीं बुला सकते थे? अब तो उनकी इच्छा भी पूरी हो गई न। वो यही तो चाहते थे कि मैं बस शादी कर लूं, बस मेरी शादी हो जाए। अद्विका ये सब बोलते हुए रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये देखकर सिद्धार्थ ने तुरंत उसे ओन सीने से लगा लिया और उसे जी भरकर ओन बहू में रोने दिया। जब अद्विका में रोना बंद हो गया तब सिद्धार्थ ने उसे अपने गले लगाए हुए ही कहा, मैं उन सबको तो नहीं बदल सकता, न ही तुम्हारे सवालों के जवाब दे सकता हूँ, लेकिन ये प्रॉमिस जरूर करता हूँ कि आगे कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। ये सुन अद्विका की पकड़ उस पर और कस गई। कुछ ही देर में वो लोग ठाकुर भवन पहुंच गए। आज पूरा ठाकुर भवन जगमगा रहा था, और जगमगाता भी क्यों नहीं, आज उनके घर की बहू जो आ रही थी। ठाकुर भवन। इस वक्त अद्विका और सिद्धार्थ के गृह प्रवेश की रस्म शुरू होने वाली थी। ठाकुर भवन में उस बड़े से मेन गेट के पास अंदर की ओर सभी घर वाले खड़े थे, और उनके ठीक सामने मीरा जी आरती की थाल लिए खड़ी थी। मीरा जी ने सबसे पहले मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ और अद्विका की आरती उतारी। फिर सामने से पीछे की तरफ हटते हुए अद्विका के बोली, बेटा अपने राइट पैर से इस नीचे चौखट पर रखे चावल से भरे हुए कलश को गिराकर अपने दोनों पैरों को इस आलते की थाली में रख देना। उसके बाद अपने इन शुभ कदमों के निशान इस घर की चौखट से छोड़ते हुए अंदर की तरफ हमारे इस घर को सुखी बनाने के लिए आ जाओ। उन्होंने जैसा कहा अद्विका ने वैसा ही किया। उसने सबसे पहले अपना राइट पैर उठाकर सामने रखे कलश को नीचे गिरा दिया, और फिर उसके बाद अपने दोनों पैरों को आलते की थाल में रखते हुए अपने पैरों के निशान छोड़ते हैं वह घर जी अंदर आने लगी। लेकिन तभी देव ने आते हुए कहा, एक मिनट रुकिए भाभी माँ। देव की बात सुन सब उसे ही घूर कर देखने लगे, जैसे क्या ही यह हो, अब क्या नया काम करना है तुम्हें? तो देव एक मिनट बोलकर भाग के अपने रूम में गया और फिर अपनी एक वाइट टी शर्ट लेकर आया। फिर उसे अद्विका के सामने जमीन पर रख कर कहा, भाभी माँ, जैसे आपने अपने पैरों की छाप को घर की चौखट पर छोड़ा वैसे ही मुझे आपके पैरों की छाप अपनी शर्ट पर चाहिए। ये सुनकर सब उसे सवालिया नजरों से देखने लगे। तो उसने कहा, अभी जैसे दादी माँ ने कहा कि भाभी माँ हमारे घर की लक्ष्मी है और उनके चरण हमारे घर के लिए गुड लक है। इस पर सब ने हाँ में सर हिला दिया। तो देव बोला, हाँ मुझे भी वैसे ही भाभी माँ के पैरों की छाप चाहिए ताकि मैं उसे संभाल कर रख सकूं। अब जाकर सबको समझ आया कि देव क्या करना चाहता है। उसकी मासूमियत देख सबके चेहरों पर मुस्कान आ गई, सिवाय दामिनी जी के, क्योंकि उन्हें ये सब नौटंकी लग रही थी। इस पर अद्विका सिद्धार्थ की तरफ देखने लगी, जैसे उससे पूछ रही हो कि ऐसा करना चाहिए या नहीं। तो सिद्धार्थ उसे अपनी पलकें झपका कर हाँ कह देता है। तो अद्विका देव के कहे अनुसार अपने पैरों की छाप उसकी शर्ट पर दे देती है। वो टी शर्ट लेकर देव खुशी में उछलने लगता है। फिर दोनों लोगों को अंदर ले जाते हैं। अंदर आकर अद्विका और सिद्धार्थ को मधु जी एक दूसरे के सामने खड़ा कर देती है। तभी मीरा जी सिद्धार्थ को कुछ इशारा करती है तो सिद्धार्थ हाँ में अपना सर हिला देता है। तभी अभी आगे आकर उसे अपने हाथ में पकड़े हुए नोट पकड़ा देता है। तो सिद्धार्थ उन्हें अपने हाथ में लेकर अद्विका की तरफ देखता है, जो कंफ्यूजन में उसे ही देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सी रस्म है। ये देख सिद्धार्थ मुस्कुरा देता है। फिर उन रुपये को लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक अद्विका की नज़र उतारने लगता है। ये देखकर अद्विका हैरान हो जाती है। नज़र उतारने के बाद सिद्धार्थ वो रुपये वापस अभी को दे देता है। फिर सिद्धार्थ अद्विका को देखता है और उसके सामने अपने घुटनों पर बैठकर अपने हाथ जोड़ लेता है। ये देख अद्विका की आंखें हैरानी में बड़ी हो जाती है। वो कुछ कहती उससे पहले ही सिद्धार्थ के दादाजी ने कहा, आप परेशान न हो अद्विका, ये हमारे ठाकुर खानदान की रस्म है। सभी आदमियों को अपनी अपनी पत्नी के सम्मान में उनके सामने अपना सर झुकना ही होता है। दादाजी की बात सुन अद्विका शांत होकर सिद्धार्थ को देखने लगती है, जो अपनी प्यार भरी आंखों से सिर्फ उसे ही देख रहा था।
उसकी आंखों में अपने लिए इतनी ज्यादा इज्जत देख अद्विका को उससे शादी करने का फैसला बिल्कुल सही लग रहा था। तभी मीरा जी अभी से कहती है, ये रुपए गरीबों को दे देना। ऐसे ही धीरे धीरे बाकी रस्में भी होती है। अंत में अंगूठी ढूंढने की रस्म में जब अद्विका जीत जाती है तो करण जी कहते हैं, पता नहीं ये हर बार क्यों होता है, हमारे यहाँ हमेशा औरत ही जीतती है और फिर हमेशा उनकी ही चलती है। ये सुन मधु जी उन्हें घूरते हुए कहती है, आपके कहने का मतलब क्या है, हम लोग आप पर हुक्म चलाते हैं। तो करण जी तुरंत अपनी बात संभालते हुए बोले, नहीं नहीं, हमारे कहने का ये मतलब थोड़ी है, और फिर हमारे लिए तो आपका हुक्म भी सर आंखों पर है। करण जी को यूं तुरंत अपनी बात बदलता देख सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी मीरा जी अद्विका को अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है। मीरा जी के कमरे में अद्विका के लिए ये सब कुछ बहुत नया था। उसे ज्यादा चीजें समझ तो नहीं आ रही थी, पर वो सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। अद्विका को यूं शांति से खड़ा देख मीरा जी मुस्कुरा कर अद्विका का हाथ पकड़ उसे अपने साथ बेड पर बैठाते हुए बोलती है, बेटा अब से ये पूरा घर, ये पूरा परिवार आपका भी है और आप जो चाहे वो कर सकती हो, जैसे चाहे वैसे रह सकती हो। हम आपको मना नहीं करेंगे, लेकिन हमेशा याद रखना अब से आपका नाम हमारे परिवार के साथ जुड़ गया है। ठाकुर परिवार की बड़ी बहू होने के नाते हमारे मान सम्मान का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। ये सब सुनकर अद्विका एक पल को दादी जी को देखती है, लेकिन फिर मुस्कुरा कर कहती है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए दादी माँ, हम हमेशा इसका ध्यान रखेंगे और उन जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएंगे। इतना सुनते ही दादी माँ के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। फिर वो अपनी जगह से उठकर एक बड़ी सी फोटो फ्रेम लेकर आती है और उसे अद्विका को दिखाती है। अद्विका देखती है कि ये फ्रेम तो पूरी ठाकुर फैमिली की है। तो वो सवारियां नजरों से मीरा जी को देखने, तब मीरा जी उस फ्रेम में एक बहुत ही सुंदर दिख रही औरत, जिसकी गोद में एक बहुत ही मासूम सा 1 साल का बच्चा था और उनके पैरों के ही पास में एक 4 या 5 साल का लड़का अपनी नीली और बेहद ही मासूम आंखों से सामने देखते हुए उस औरत की साड़ी पकड़े खड़ा था। उस लड़के को देखते ही अद्विका को ये समझने में समय नहीं लगा कि ये कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ के बचपन की ही फोटो है। तभी मीरा जी कहती है, ये हमारी रंजना यानी सिद्धार्थ की माँ। हल्का उदास होकर, रंजना के जाने के बाद से तो मानो हमारे घर की खुशियां ही चली गई हो। हमारा प्यार मासूम सा बच्चा मानो एक पत्थर बन गया। उसने हंसना खेलना सब बंद कर दिया, भी हमेशा चुप रहता और सिर्फ अपने नन्हे से भाई का ख्याल रखता। थोड़ा सा बड़े होते ही हम सब से पढ़ाई का कर दूर चला गया और तब से आज तक भले ही वो यहाँ आ गया हो, पर तब भी हमारा सिद्धू कभी वापस नहीं आया। मीरा जी ये सब बताते बताते रोने लगी, तो अद्विका ने उन्हें तुरंत शांत करते हुए कहा, दादी माँ आप ऐसे मत रोइए। अद्विका के शांत कराने पर मीरा जी अपने आंसू को साफ कर अद्विका के हाथों को थाम कर आस भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा, इतने सालों से हमने अपने बच्चे के चेहरे पर खुशी नहीं देखी है, पर हमने उनकी आंखों में देखा है, वो आपके साथ रहते हैं तो एक अलग खुशी दिखती है उनकी आंखों में। हम बस इतना चाहते हैं कि हमारे बच्चे के जीवन में फिर से खुशियां आ जाए और ऐसा सिर्फ आप कर सकती है। ये सुन अद्विका हैरान होकर मीरा जी को देखने लगी, फिर उसने प्यार से कहा, मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि मैं ऐसा जरूर कर सकती हूँ, लेकिन हाँ मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। इस पर मीरा जी भी खुश हो जाती है और प्यार से अद्विका को गले लगा लेती है। वही कमरे के गेट की दूसरी तरफ खड़ी ही दामिनी जी उन दोनों की बात जो कब से सुन रही थी, वो हल्के से हंसते हुए बोली, अरे माँ जी क्या फायदा आपके अद्विका को ये सब कहने का, क्योंकि ऐसा कभी होगा ही नहीं। अभी आपने अद्विका को जो भी कहना है कहा, लेकिन एक बार इसके मेरी तरफ आते ही मैं आपके बच्चे की बची कुची खुशियां भी ले लूंगी। जब उन्होंने देखा कि मीरा जी और अद्विका बाहर आ रहे हैं तो वो वहां से चली गई। बाहर आकर मीरा जी सिम्मी और देव को अद्विका को सिद्धार्थ के रूम में ले जाने को बोलती है। तो सिम्मी अद्विका के साथ साथ प्रिया और अनामिका को भी अपने साथ ले जाती है। सिम्मी अद्विका को सिद्धार्थ के कमरे में ले जाकर आराम करने के लिए कहकर वहां से चली जाती है। सिद्धार्थ के स्टडी रूम में शिव सिद्धार्थ को देखते हुए बोलता है, तुमने जो चिप उस लड़की से ली थी वो असली नहीं थी, वो बस एक उसी की तरह दिखने वाली चिप थी। ये सुनकर सिद्धार्थ अपनी मुट्ठी को कस लेता है और कहता है, पहली बार किसी ने सिद्धार्थ ठाकुर को बेवकूफ बनाया है, मेरी आंखों के सामने से ही मेरा शिकार छीना है। मुझे उन लड़कियों की जानकारी चाहिए कि वो कौन है, कहाँ से है, किस देश की है और किसके लिए काम करती है। इस पर अभी कहता है, इसका जवाब उसी नकली चिप में है। तो सिद्धार्थ उसे देखने लगत है, तो अभी नकली चिप को निकाल कर लैपटॉप में लगा देता है। तो लैपटॉप खोलते ही उस पर एक तेज लाइट के साथ फ्लैश होता है, व्हाइट डेविल।
और फिर तुरंत शो होता है शैडो ऑफ मॉर्ट। ये पढ़ते ही वो तीनों हैरान हो जाते हैं कि उन लोगों की लड़ाई व्हाइट डेविल ग्रुप से हुई थी और जिस लड़की ने यानी शैडो ऑफ मॉर्ट ने इतने लोगों को बेरहमी से मारा था वो उनके सामने थी। जहां अभी और शिव हैरानी में थे वहीं सिद्धार्थ के चेहरे में एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब आएगा खेल में असली मजा। पहली बार कोई टक्कर का मिला है तो अब मजा तो आएगा ही। थोड़ी देर और बात करने के बाद सिद्धार्थ उठकर जल्दी से जाने को होता है तो शिव चिढ़ाते हुए उसे कहता है, हाँ आज तो इसे जाने की जल्दी होगी ही, आखिर इसकी फर्स्ट नाइट जो है। इस पर सिद्धार्थ घूर कर शिव को देखता है तो शिव और अभी दोनों हंसने लगते हैं। सिद्धार्थ उन दोनों को इग्नोर करके वहां से बाहर चला जाता है। सिद्धार्थ के कमरे में सिम्मी के जाने के बाद अद्विका थोड़ा सा कंफर्ट होकर बैठ जाती है, पर तभी उसकी नज़र सिद्धार्थ के कमरे में रखी ही हर चीज़ पर जाती है। वो सभी चीज़ों को बड़े ध्यान से देखने लगती है। ये रूम भी सिद्धार्थ के विला वाले रूम की तरह ही था, बस यहाँ पर फोटो फ्रेम लगी हुई थी जो कि उसके विला वाले रूम में नहीं थी। कमरे के बाहर सिद्धार्थ सामने खड़े होकर सिम्मी को देख रहा था और सिम्मी अपने हाथ बांधे हुए उसे ही घूर रही थी। फिर सिम्मी ने कहा, देखो भाई, अगर आपको अंदर रूम में जन है तो पहले मुझे नेक देनी होगी, उससे पहले आप नहीं जा सकते। ये सुनकर देव ने मुंह बनाते हुए कहा, कितनी गलत बात है, न कि सभी रस्में सिर्फ लड़कियों के लिए है। पहले अनामिका और प्रियादी ने दुल्हे की साली होने के नाते जूते चुराई के रुपये लिए, फिर अब दुल्हे की बहन दरवाजा रोकने की नेक ले रही है। भोली सी शकल बनाकर, हे प्रभु, हम लड़कों के साथ इतना अनन्य क्यों? आखिर क्या दुश्मनी है आपकी हमसे जो एक रस्म आप हमारे लिए नहीं बना सके? ये सुनकर अभी उसका साथ देते हुए बोला, हाँ बात तो तेरी एकदम सही है, ये हमारे साथ सरासर अनन्य है, लेकिन हमें किसी ने मना थोड़ी किया है कि हम ये नहीं कर सकते। इस पर देव भी सोच हुए अपना सर हाँ में हिला देता है तो अभी आगे बोला, इसलिए देव हम अपने हक के लिए खुद ही लड़ना होगा। फिर क्या था, बस देव उछलकर तुरंत सिम्मी के बगल में खड़ा हो गया और बोला, हाँ भाई, अब आपको अगर भाभी माँ से मिलना है तो हम दोनों को नेक देनी पड़ेगी। देव की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे। तभी सिम्मी देव को घूरते हुए बोली, भाई देखो आप अपना जाने, लेकिन मैं अपने में से आपकी एक अठन्नी भी नहीं देने वाली। इससे पहले उन दोनों की लड़ाई शुरू होती सिद्धार्थ ने अपने वॉलेट से अपने एक एक कार्ड निकाल कर दोनों को पकड़ा दिए। कार्ड मिलते ही दोनों की आंखें चमक उठी और तुरंत दोनों सामने से हट गए। अपनी चमकती हुई आंखों से एक दूसरे को देखते हुए बोले, कल साथ में हमारी वाली शॉपिंग। ये देख सबने अपना अपना सरना में हिला दिया जैसे कि ये नहीं सुधरेंगे। फिर सब वहां से चले गए और सिद्धार्थ को उसके रूम की तरफ जाने दिया। सिद्धार्थ ने आराम से अपने कमरे का गेट खोला और अंदर आ गया। कमरे में आते ही उसकी नज़र सामने ड्रेसिंग टेबल के पास बैठी अद्विका पर गई, जो अपने हाथों की भरी हुई चूड़ियां, झोली और हेयर क्लिप निकाल रही थी। उसका पूरा ध्यान अपने बालों की क्लिप निकालने में था, उसने ध्यान ही नहीं दिया कि सिद्धार्थ भी वहां पर है। सिद्धार्थ तो प्यार से वही गेट के पास खड़े होकर अपनी जान अपनी पत्नी को देख रहा था। तभी अद्विका अपने गले में पहने हुए एक हार को उतार रही थी, पर पीछे से हल्का सा बंधे होने के कारण वो उसे खोल नहीं पा रही थी। जब बहुत कोशिशों के बाद भी जब उससे नहीं खुला तो वो झल्ला कर बोली, ये अनामिका ने कैसा बांध है जो खुल ही नहीं रहा है। एक तो इतना सब पहनने के कारण मेरी हालत खराब हो रही है, ऊपर से ये है कि खुल नहीं रहा। अद्विका को यूं परेशान देखकर सिद्धार्थ धीरे कदमों से उसके पास जाता है और उसके पीछे खड़े होकर बात है, क्या मैं कुछ मदद करूं? सिद्धार्थ की आवाज़ सुनकर अद्विका चौंक जाती है। वो हैरान होकर अपनी जगह से खड़ी होकर सिद्धार्थ की तरफ घूमकर बोलती है, आप अंडस्को आप कब आए और कितनी देर से आप यहाँ थे? अद्विका को हैरान देखकर सिद्धार्थ हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, जब तुम अपने बालों को खोलने में लगी थी और तुमने ये ध्यान भी नहीं दिया कि कौन आया कौन नहीं। इतना बोलते हुए सिद्धार्थ रुक जाता है और उसे वापस शीशे की तरफ घुमाकर उसके थोड़ा करीब जाकर अपने हाथ से बड़े ही प्यार और आराम से अद्विका के लंबे और मुलायम बालों को एक तरफ करता है, फिर ध्यान से उसके हार की बंधी हुई डोरी को खोलने लगत है। वहीं अद्विका की तो हालत खराब हो रही थी। वो पहले ही सिद्धार्थ के अचानक आने से हैरान थी और उसने अपना दुपट्टा तक साइड में उतार कर रखा था। फिर अब सिद्धार्थ के हाथों को अपनी गर्दन और पीठ पर महसूस करके उसका पूरा शरीर शिहर गया था। हार उतारने के बाद सिद्धार्थ अपनी नजरें उठाकर सामने शीशे में देखता है तो उसकी तो नजरें अटक ही जाती है। अद्विका इस समय सिर्फ अपनी शादी के लहंगे और ब्लाउज में थी, जो आगे से थोड़ा डीप भी था।
उस पर अद्विका के खुले हुए बाल और गले में सिर्फ उसके नाम का चमकता हुआ मंगलसूत्र था, जिसके बीच में हीरे से बनी डिजाइन में उसका नाम लिखा हुआ था, जो देखने में तो एक यूनिक डिजाइन लगती थी, इसलिए उस मंगलसूत्र को देखकर कोई भी पहचान नहीं सकता था कि वो मंगलसूत्र है। जब अद्विका को एहसास होता है कि सिद्धार्थ के हाथ रुक गए हैं तो वो अपनी आंखें खोल पीछे पलट जाती है। तभी अद्विका का ध्यान खुद को देखती सिद्धार्थ की नजरों पर जाता है। ये देखकर अद्विका का चेहरा हर शर्म से लाल होने लगता है। सिद्धार्थ भी अद्विका को ऐसे देखकर अपनी नजरें उस पर से हटाकर उसे आराम से अपने कपड़े चेंज करने को कहता है। तो अद्विका तुरंत कहती है, लेकिन मेरा सामान तो यहाँ है ही नहीं, तो मैं अपने कपड़े कैसे चेंज करूँ? तो सिद्धार्थ उसकी तरफ देखकर कहता है, तुम्हारा सारा सामान हमारे विला पर पहुँच गया है, क्योंकि 1 हफ्ते बाद हम वहीं रहेंगे। थोड़ा रुक कर, तुमने अभी तक कपबोर्ड खोलकर नहीं देखा। इस पर अद्विका मासूमियत से अपना सर न में हिला देती है, तो सिद्धार्थ उसे चेक करने को कहता है। अद्विका कमरे के कोने में बने हुए बड़े से क्लोसेट को खोल कर देखती है तो हैरान हो जाती है, उसमें उसके लिए बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे। ये देखकर अद्विका के चेहरे पर मुस्कान खिल जाती है। फिर वो उन सभी में से एक नाइट ड्रेस निकालकर बाथरूम में चली जाती है। जब तक वो बाहर आती है तब तक सिद्धार्थ ने भी अपने कपड़े बदल लिए थे। सिद्धार्थ सोफे पे बैठकर अद्विका का ही इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने गेट खुलने की आवाज सुनी, उसने अपनी नजरें उठाकर अद्विका को देखा तो बस देखता ही रह गया। अद्विका ने इस समय एक वाइन कलर की नाइट ड्रेस पहनी थी जो उसके घुटने तक की थी। उस पर अद्विका ने ऊपर उसी कलर का कवर पहना था जो उस ड्रेस की रिवीलिंग पार्ट को ढक रहा था। पर तब भी अद्विका की परफेक्ट बॉडी को उस ड्रेस में आसानी से देखा जा सकता था। अद्विका बाथरूम से बाहर आकर ड्रेसिंग टेबल के पास गई और वहां से एक क्लिप उठाकर अपने बालों का एक जूड़ा बना लिया। फिर उसने अपनी नजरें घुमाकर सिद्धार्थ को देखा तो वो सोफे पर बैठकर उसे ही देख रहा था। ये देखकर अचानक से उसके दिमाग में क्लिक हुआ कि आज तो उनकी वेडिंग नाइट है। ये ध्यान आते ही अद्विका की धड़कनें बढ़ने लगी और अजीब सी घबराहट होने लगी। तभी उसके कानों में सिद्धार्थ की आवाज़ सुनाई दी जो उसे खाना खाने के लिए कह रहा था। असल में जब अद्विका बाथरूम में थी तभी मधु जी उन दोनों के लिए खाना देकर गई थी, क्योंकि दोनों ने ही सुबह से कुछ नहीं खाया था। जब अद्विका का ध्यान खाने की तरफ गया तब वो सब कुछ भूलकर भोला मदन चेहरा बनाकर सिद्धार्थ के ही पास सोफे पर बैठे गई और तुरंत खाने की प्लेट उठाते हुए बोली, अच्छा हुआ खाना आ गया, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, वरना मुझे तो लगा था कि मैं ऐसे ही बिना खाए पतली हो जाऊंगी। इतना बोलकर अद्विका ने बिना सिद्धार्थ से एक भी बार पूछे सीधा खाना खाना शुरू कर दिया। वही सिद्धार्थ उसकी ये हरकत देखकर बड़े ही प्यार से मुस्कुराकर उसे देखने लगा था। जब अद्विका ने ध्यान दिया कि सिद्धार्थ खाना नहीं खा रहा है तो अपना मुंह फुलाकर बोली, आपका पेट क्या सिर्फ मुझे देखने से भर जाएगा? ये सुनकर सिद्धार्थ ने अद्विका पर से नजरें हटा ली, पर तभी अद्विका ने ओन प्लेट में से एक बाइट सिद्धार्थ की तरफ बढ़ा दिया, जिसे देखकर सिद्धार्थ के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने भी अद्विका के हाथों से खा लिया। थोड़ी ही देर में दोनों लोगों ने अपना खाना खत्म कर लिया। तभी गेट पर एक सर्वेंट आया और खाने की प्लेट्स लेकर चला गया। सर्वेंट के जाने के बाद सिद्धार्थ ने पलट कर देखा तो अद्विका बैग के एक साइड बैठी कुछ सोच रही थी। उसे ऐसे सोचता देख वो समझ गया कि अद्विका क्या सोच रही होगी। सिद्धार्थ हल्के कदमों से उसकी तरफ जाने लगा। अद्विका को जब एहसास हुआ तो उसने अपनी नजरें उठाकर उसे देखा, जब तक सिद्धार्थ उसके पास आ चुका था। अद्विका अपनी पलकें झपकाकर उसे ही देख रही थी। तो सिद्धार्थ ने उसके एक साइड हाथ रख उसकी तरफ झुकने लगा। ये देखकर अद्विका की दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई। अब जैसे जैसे सिद्धार्थ उसकी तरफ झुक रहा था वैसे वैसे अद्विका पीछे होती जा रही थी। जब और पीछे होने की जगह नहीं बची तब अद्विका ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और बेड शीट को अपनी मुट्ठी में कस लिया। अद्विका की ऐसी हालत देखकर सिद्धार्थ के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। फिर उसने अद्विका के कान के पास जाकर शांत आवाज में कहा, डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग विदाउट योर परमिशन। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ नहीं करने वाला। क्लोजिंग पैरेंथेसिस। सिद्धार्थ की बात सुनकर अद्विका ने धीरे से अपनी आंखें खोलकर उसे देखा तो इस समय सिद्धार्थ का चेहरा उसके बेहद करीब था। उसकी वो समुद्र सी नीली मदहोश कर देने वाली आंखें बिल्कुल उसके सामने ही थी। तो सिद्धार्थ ने एक हाथ से अद्विका के चेहरे को प्यार से छूकर उसके माथे पर एक प्यार से किस करी। फिर उसकी दूसरी साइड बेड पर रखी तकिया को लेकर वापस सीधा हो गया। फिर अद्विका से कहा, तुम आराम से सो जाओ, मैं स्टडी रूम में सो जाऊंगा।
इतना बोलकर वो वहां से जाने लगा, लेकिन तभी अचानक से अद्विका ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। अद्विका के ऐसे उसका हाथ पकड़ने पर सिद्धार्थ ने मुड़कर अपनी सवालिया नजरों से उसे देखने लगा। तो अद्विका ने अपनी नजरें इधर उधर घूमते हुए कहा, वो आपको कहीं और सोने की जरूरत नहीं है, ये बेड भी तो इतना बड़ा है, इस पर आराम से 2 लोग सो सकते हैं। ये सुनकर सिद्धार्थ ने अद्विका को देखते हुए कहा, इससे तुम्हें अनकंफर्टेबल तो फील नहीं होगा ना? तो अद्विका ने अपना सर न में हिलाते हुए कहा, नहीं, वैसे भी आपको बेड की उस साइड सोना है और मुझे इस साइड, तो मुझे अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। इस पर सिद्धार्थ फिर और कुछ न कहकर बेड की दूसरी तरफ आकर लेट जाता है। दोनों ही काफी थके हुए थे, इसलिए दोनों को ही कुछ ही देर में नींद आ गई। लगभग सुबह के 5 बजे सिद्धार्थ की रोज की तरह इसी समय नींद खुली। नींद खुलते ही उसे अचानक ही अपने ऊपर हल्का सा वजन महसूस हुआ। उसके अपनी आंखें खोलकर सही से हल्का उठकर देखा तो उसके चेहरे पर बेहद ही आकर्षक मुस्कान आ गई। वो वैसे ही अपने सीने के ऊपर सर रखकर उसको अपनी बाहों में पकड़कर बड़ी ही मासूमियत से सोई हुई अद्विका को निहारने लगा। सिद्धार्थ को इस समय अद्विका बिल्कुल किसी प्यारी सी कोमल सी बिल्ली का बच्चा लग रही थी, जो दुनिया जहान से बेखबर बड़े आराम से सो रही थी। सिद्धार्थ ने अपने दूसरे हाथ से प्यार से उसके चेहरे पर आ रही लट को हटाकर उसके कान के पीछे किया और प्यार से उसके गालों को सहलाने लगा। आज की सुबह उसके लिए सबसे सुकून भरी सुबह थी। उसे आज न जाने कितने सालों बाद ये सुकून मिला था। सिद्धार्थ ने अद्विका को देखते हुए ही कहा, आई प्रॉमिस जान, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम्हें अपना बनाने के लिए न जाने कितना बेताब था मैं, और अब तुम मेरे पास हो, मेरे करीब हो, तो यकीन ही नहीं हो रहा अभी भी तुम्हारा मेरी बाहों में होना कोई सपना सा लग रहा है। एक डर सा है अंदर की, कहीं ये बस एक सपना ही न हो कि जब मैं उठूं तो ये टूट जाए। वैसे ही मेरी किस्मत को मुझसे बड़ी दुश्मनी है, मेरी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती इसे, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। फिर मुझे उसके लिए चाहे अपनी किस्मत से ही क्यों न लड़ना पड़े। ये सब कहकर सिद्धार्थ शांत हो गया और वापस अद्विका को देखने लगा। ऐसे ही कुछ देर उसे देखते रहने पर सिद्धार्थ की नज़र अद्विका के नर्म गुलाबी होठों पर पड़ी, जिसे देखकर वो अपने हाथों को उन्हें छूने से रोक न सका। सिद्धार्थ ने अपने हाथ के अंगूठे से उसके होठों को हल्के से छू कर देखा, फिर वो उसके होठों को धीरे धीरे सहलाने लगा, पर अब उसका गला सूखने लगा था। उसका मन बार बार उसके गुलाबी पंखुड़ी जैसे होठों को चूमने का कर रहा था। सिद्धार्थ धीरे धीरे उसके होठों के करीब जाने लगा। जब उसके और अद्विका के होठों के बीच थोड़ा सा ही फासला था, तब एकदम से पीछे होकर सिद्धार्थ अपने सर पर मारते हुए बोला, ये क्या कर रहा था ने, ऐसे आरू के सोने का फायदा नहीं उठा सकता मैं। इतना बोलकर सिद्धार्थ ने धीरे से अद्विका को अपने ऊपर से हटाकर बेड पर बड़े आराम से लेटा दिया। फिर उठकर सीधा बाथरूम में अपने कपड़े लेकर चला गया। फिर बाथरूम से बाहर आकर वो ऊपर वाले फ्लोर पर बने जिम में चला गया, क्योंकि सिद्धार्थ की ये आदत थी रोज सुबह 4-5 बजे तक उठकर जिम करना। वैसे तो सुबह जल्दी उठने की आदत अद्विका की भी थी, लेकिन काकी थकान के कारण वो जब उठी तब तक 7 बज चुके थे। अद्विका उठने के बाद अपने चारों तरफ देखकर ये याद करने की कोशिश कर रही थी कि वो कहाँ है, तभी उसे याद आया कि उसकी शादी हो चुकी है। ये याद आते ही अद्विका ने अपने हाथ से अपने सर पर मारते हुए कहा, आरू तू इतनी देर तक कैसे सो सकती है? तेरा आज तेरे ससुराल में पहला दिन है, पता नहीं सब क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। फिर वो उठकर सीधा बाथरूम की तरफ भागी। ठीक उसी समय बाथरूम का गेट खुला और वो सामने वाले आदमी से टकरा गई, लेकिन वो गिरती उससे पहले ही सिद्धार्थ ने उसकी कमर पकड़कर गिरने से रोक दिया। वहीं अद्विका ने जब अपनी नजरें उठाकर सिद्धार्थ को देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, वो तो अपनी पलकें झपकाना तक भूल गई। सिद्धार्थ अभी नहाकर आया था, जिसे कारण उसके बालों से हल्का हल्का पानी टपक रहा था और पूरे बाल बिखरे हुए थे। ऊपर से सिद्धार्थ ने अपनी अपर बॉडी पर कुछ नहीं पहना हुआ था, जिसे कारण उसकी मुस्कुलर और अट्रैक्टिव बॉडी दिख रही थी। अद्विका ने सिद्धार्थ को ऐसे देखकर अपने ही मन में कहा, हे महादेव, इनका क्या मुझे मारने का इरादा है जो ऐसे मेरे सामने आ गए, पर सच में लग तो इतने हैंडसम रहे हैं कि क्या कहूँ। पता नहीं कैसे मुझे इतना हॉट पति मिल गया, मैं तो 16 सोमवार के व्रत भी नहीं रखे थे। अद्विका पूरी तरह से सिद्धार्थ को देख नहीं असल में तार रही थी। अद्विका को पता ही नहीं चला कि कब सिद्धार्थ को देखते हुए ही उसका हाथ उठकर उसकी बॉडी को छूने के लिए उठ गया था। वहीं सिद्धार्थ अद्विका के रिएक्शंस को बड़े ही ध्यान से नोटिस कर रहा था। जब उसने अद्विका के उठे हुए हाथ को देखकर उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई।
सिद्धार्थ ने अद्विका के हाथ को पकड़कर धीरे से अपने सीने पर रख दिया और फिर उसके कान के पास जाकर अपनी मैग्नेटिक आवाज में कहा, जान, सिर्फ देखने से क्या होगा, तुम्हारा ही पति हूं, आराम से टच करो चाहे तो। इसके आगे सिद्धार्थ ने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी। अद्विका, जो सिद्धार्थ के ऐसे उसका हाथ उसके सीने पर रखने से हैरान थी, उस पर सिद्धार्थ की बात सुनकर शॉक हो गई कि सिद्धार्थ उससे ये सब भी कर सकता है। फिर उसकी बात का मतलब समझकर उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने बड़ी मुश्किल से अपने टूटे फूटे शब्दों में कहा, नहीं अंडस्को वो अंडस्को मैं अंडस्को ऐसा अंडस्को मैं अंडस्को ऐसा नहीं कर रही अंडस्को थी। फिर एक साथ अचानक से, मुझे नहाने जाना है, आज मेरा पहला दिन है, पता नहीं सब क्या सोचेंगे। इतना सब एक सांस में बोलकर अद्विका सिद्धार्थ की पकड़ से आज़ाद होकर बाथरूम में घुस गई। अद्विका के ऐसे जाने पर सिद्धार्थ को हंसी आ गई। फिर वो भी तैयार होकर एक बार बाथरूम का गेट देख के मुस्कुरा कर कमरे से बाहर चला गया। गेस्ट रूम में मधु जी कमरे में जैसे ही आती है, अपने सामने का नजारा देखकर अपने आप ही उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान तेज जाती है। सामने बेड पर प्रिया, अनामिका और सिम्मी एक साथ सोए हुए थे। तीनों ही सोते हुए बिल्कुल परियां लग रही थी। पूरे दुनिया जहान की मासूमियत उन तीनों के चेहरों पर थी। मधु जी ने तीनों की बलाई लेते हुए कहा, मेरी मासूम बच्चियों को किसी की भी नजर न लगे। अब मधु जी को क्या पता था कि उनके सामने सो रही ये तीनों ही मासूम नहीं थी। जहां सिम्मी एकदम शरारती, एक से एक कांड करने वाली थी, तो वही अनामिका और प्रिया एकदम खतरनाक थी, जो अच्छों की जान ले। क्लोजिंग पैरेंथेसिस। प्रिया और अनामिका एक ही रूम में रुकी थी और कल उन दोनों के साथ बातें करते करते सिम्मी भी उन्हीं के साथ उन दोनों के बीच में सो गई थी। उन तीनों को इतने प्यार से सोते देख मधु जी का मन ही नहीं हुआ कि वो उन्हें उठाए। तभी किसी और की मौजूदगी को महसूस करके प्रिया की आंख खुल गई। उसने जब मधु जी को खड़े देखा तो वो तुरंत उठने लगी, पर उसके ऊपर कहीं सिम्मी का हाथ रखा था तो कहीं अनामिका का पैर। ये देख उसने एक झटके में दोनों के हाथ और पैर अपने ऊपर से हटा दिए, लेकिन इससे सिम्मी या अनामिका दोनों में से किसी की भी नींद को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा था। वो दोनों घोड़े, नेगी नहीं, घोड़े, गधे, शेर, चिता, हाथी, भालू ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा जंगल बेचकर सोई हुई थी। प्रिया के उठ जाने पर अनामिका और सिम्मी एक दूसरे को ही गले लगाकर अपने हाथ पैर एक दूसरे पर रखकर वापस सो गई। ये देखकर प्रिया और मधु जी दोनों ने एक साथ अपना अपना सर न में हिला दिया। ये देख दोनों ने एक दूसरे को देखा तो दोनों ही साथ में हंस दी। तभी मधु जी अपने साथ लाए कपड़ों को प्रिया को देते हुए कहा कि ये कपड़े उसके और अनामिका के लिए हैं, दोनों आराम से तैयार हो आकर नीचे आ जाए। प्रिया और अनामिका वैसे भी अपने कपड़े नहीं लाए थे, इसलिए वो कपड़े ले लिए। प्रिया अपने कपड़े निकालकर बाथरूम में चली गई और मधु जी उस कमरे की खिड़कियां और पर्दे खोलने लगी। उसी समय मधु जी को ढूंढते हुए अभी वहां आया और बोला, माँ आपको पता है कि मेरे कमरे की टेबल पर जो फाइल रखी थी वो कहाँ है? वो इम्पोर्टेंट फाइल है। ये सुनकर मधु जी ने उसके पास आकर उसके सर पर एक हल्की सी चपत मारते हुए कहा, हाँ मुझे पता है, मैं ही रखी थी और उस फाइल को इम्पोर्टेंट बोल रहा हो जबकि खुद सही से नहीं रखी थी। तो अभी प्यार से मधु जी के गले में हाथ डालकर कहता है, वो माँ क्या है ना, अब आप इतना ख्याल रखती ही कि मैं रखना ही भूल जाता हूँ। इस पर मधु जी नकली गुस्सा दिखाते हुए उसका हाथ हटाकर कहती है, चल ड्रामेबाज लगा, अधिक देवों का असर तुझ पर भी आ रहा है। तभी उन्हें मीरा जी की आवाज सुनाई देती है तो वो वहां से चली जाती है। अभी भी कमरे से बाहर जाने ही वाला होता है कि उसकी नज़र सामने बेड पर सो रही सिम्मी और अनामिका पर पड़ती है। दोनों ही इस समय सोते हुए बहुत क्यूट लग रही थी। उसके चेहरे पर अपने आप ही एक मुस्कान आ जाती है, पर उसे पता नहीं क्यों सिम्मी से जलन हो रही थी कि काश सिम्मी की जगह वो होता और अनामिका सिम्मी की जगह उसे पकड़कर ऐसे सोई होती। ये ख्याल दिमाग में आते ही अभी ने तुरंत अपना सर झटक दिया और बोला, ये क्या क्या सोच रहा हूँ, लगता है इस लड़की ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है, खुद तो पागल है ही और मुझे भी कर देगी। इतना कहकर अभी वहां से चला गया। प्रिया खुद तैयार होने के बाद आके अनामिका और सिम्मी को उठाने के काम में लग जाती है, लेकिन हमारी सिम्मी और अनामिका को बिना उनकी मर्जी के भी उठाना किसी जंग से कम नहीं था। जब अंत में थक हार कर उसने अद्विका को कॉल लगाई, फिर उसे पूरी सिचुएशन बताई तो अद्विका ने उसे जो बताया प्रिया ने वैसा ही किया। प्रिया ने फ़ोन काटकर पहले थोड़ा जोर से कहा, क्या कहा? 60% ऑफ की सेल लगी है, वो भी वुमन वेयर पर। प्रिया के इतने बोलने पर ही सिम्मी और अनामिका की पकड़ एक दूसरे पर हल्की हो गई।
ये देख प्रिया ने भी जैसे तैसे अपनी हंसी रोकी, फिर उन दोनों को बताते हुए हल्की तेज आवाज में कहा, क्या कहा? 60% ऑफ वाली सेल सिर्फ आज 10 बजे तक ही है। फिर क्या था? सिम्मी और अनामिका की आंखें एक साथ खुली और दोनों तुरंत अपनी अपनी जगह से उठकर प्रिया की एक साइड खड़ी होकर पूछा, कहाँ लगी है सेल? कौन से मॉल में है? अभी समय क्या हो रहा है? हमारे पास सिर्फ 10 बजे तक का समय है ना। उन दोनों को ऐसे जल्दी उठता देख प्रिया ने अपने दोनों हाथ फोल्ड कर लिए और खा जाने वाली नजरों से उन्हें देखने लगी। ऐसे ही लगातार उन दोनों ने 5 मिनट तक सवाल पर सवाल पूछ लिए, लेकिन प्रिया ने एक का भी जवाब नहीं दिया। तब जाकर दोनों बोलते बोलते चुप हो गई यही, और दोनों समझ गई कि ये सिर्फ उन्हें उठाने की एक चाल थी। दोनों ने अपना अपना मुंह फुला लिया तो प्रिया ने एक सख्त आवाज में बोला, हाँ चुपचाप बिना ड्रामा और बिना नखरे किए दोनों तैयार हो जाओ। इतना बोलकर प्रिया कमरे से बाहर चली गई। उसके जाते ही सिम्मी और अनामिका ने पहले एक दूसरे को देखा, फिर बैग में रखे कपड़ों को, फिर रोने जैसी शक्ल बनाकर बाथरूम में चली गई और सिम्मी अपने रूम में। लगभग आधे घंटे बाद अद्विका तैयार होकर सीढ़ियों से नीचे आई तो वहां बैठे सभी लोग उसे देखने लगे। सबको ऐसे खुद को देखता पाकर अद्विका को अजीब लाने लगा। उसने ओन मन में सोचा, आरू तूने अपने ससुराल में पहले दिन ही अपनी इमेज बनने से पहले गिरा ली। पता नहीं सबका सोच रहे होंगे तेरे बारे में। अद्विका अपना सर झुकाए धीरे से नीचे आए और फिर हल्की आवाज में बोली, वो हमें माफ कर दीजिए, हम गलती से इतनी देर तक सोते रहे। वो इसके आगे कुछ और कहती उससे पहले ही मधु जी ने उसे रोकते हुए कहा, अरे आरू आपको इसमें माफी मांगने की क्या जरूरत है, और आप कोई देर तक नहीं सोई हो और सोती भी तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर हल्का हंसते हुए, यहाँ तो हमारी सिम्मी और देवू में देर तक सोने की कंपटीशन चलती है। अद्विका के सर पर प्यार से हाथ रखकर, और आप भी तो हमारे लिए हमारी सिम्मी और देवू जैसी ही है, तो फिर कभी भी देर तक सोने के लिए माफी मत मांगना। मधु जी की बात सुनकर अद्विका के चेहरे पर बड़ी प्यारी मुस्कान आ गई। फिर उसने मासूम सा चेहरा बनाकर पूछा, तो फिर आप सब लोग हम ऐसे क्यों देख रहे थे? इसका जवाब मधु जी के देने से पहले ही देवू ने आकर देते हुए कहा, वो भाभी माँ आप लग ही इतनी सुंदर रही है कि किसी की नजरें आपसे हट ही न पाए। देवू के ऐसे कहने पर अद्विका अपनी नजरें घुमाकर सबकी तरफ देखती है और फिर उनमें से किसी को ढूंढने के लिए अपनी आंखें घुमाकर देखती है, पर उसे वो नहीं दिखता। अद्विका को ऐसा करता देख मधु जी ने उसे छेड़ते हुए कहा, आप जिसे ढूंढ रही है वो अभी यहाँ नहीं है। ये सुनकर अद्विका सकपका जाती है और तुरंत बोलती है, नहीं नहीं छोटी माँ, हम किसी को नहीं ढूंढ रहे, हम तो भी ये देख रहे थे कि मंदिर किस तरफ है। इतना बोलकर वो जल्दी से वहां से घर में बने हुए मंदिर में चली गई, जहां पर मीरा जी पहले से ही थी और पूजा की तैयारी कर रही थी। आज अद्विका का ठाकुर भवन में पहला दिन होने के नाते आज की पूजा अद्विका ने की थी। पूजा होने के बाद अद्विका सबको प्रसाद देती है। तभी दामिनी जी अच्छा बनते हुए उससे कहती है, अद्विका आज तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम्हें खाना बनाना तो आता ही होगा। तभी सिद्धार्थ की बुआ यानी नंदिनी जी ताना देते हुए बोली, अरे भाभी आप भी क्या पूछ रही हो, डॉक्टर है हमेशा बाहर रहती है तो कहाँ इसे खाना बनाना आता होगा, और जब ये अपनी माँ के पास रही ही नहीं तो क्या ही आराध्या जी ने कुछ सही से सिखा पाया होगा। सब लोग नंदिनी जी की बात के पीछे के ताने को समझ रहे थे, लेकिन सभी उनकी ये आदत अच्छे से जानते थे, इसलिए सबने उनकी बात को इग्नोर किया। तो दामिनी जी ने कहा, अगर नहीं भी आता तब भी कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी, आखिर तुम मेरी बहू हो। वहां मौजूद सिद्धार्थ के दादा दादी कारण जी को दामिनी की बात सही ही लगी, लेकिन मधु जी सब समझ रही थी कि दामिनी जी ये सब सिर्फ दिखावा कर रही है अद्विका की नजरों में अच्छा बनने में, लेकिन वो अभी कुछ कर नहीं सकती थी। दामिनी जी को लगा कि अद्विका को खाना बनाना नहीं ही आता होगा तो वो उसकी थोड़ी सी मदद करके उसकी नज़रों में अच्छी बन जाएगी, लेकिन तभी अद्विका ने उनके अरमानों पर पानी फिरते हुए मुस्कुराकर कहा, आप चिंता मत कीजिए, मुझे खाना बनाना और खिलाना दोनों आता है। नंदिनी जी की तरफ टेढ़ी नज़रों से देखते हुए, हाँ मैं बाहर रही हूँ अपनी पढ़ाई के चलते, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे अपनी रीति रिवाज, संस्कार और काम नहीं आते हैं। फिर मधु जी की तरफ देखकर, छोटी माँ अभी मुझे किचन दिखा दीजिए, बाकी सब मैं कर लूंगी। तो मधु जी मुस्कुराकर उसे अपने साथ ले जाती है। ये देखकर दामिनी जी अपनी मुट्ठी कस लेती है सर, फिर वहां से काम का बहाना बनाकर चली जाती है। वहीं नंदिनी जी के तो तन बदन में आग लग रही थी। अद्विका के ऐसे जवाब को सुनकर वो भी गुस्से में अपनी बेटी नताशा के कमरे में चली जाती है।
नताशा के कमरे में पहुंचकर वो देखती है तो नताशा के सारे कमरे में सामान इधर उधर फैला हुआ था और नताशा बेड पर सो रही थी। उसकी शक्ल इस समय अगर कोई देख लेता तो उसे डर के मारे हार्ट अटैक ही आ जाता। नताशा का पूरा मेकअप उसके चेहरे पर फैला हुआ था। असल में नताशा सिद्धार्थ की शादी अद्विका के साथ होते देख गुस्से में शादी के बीच से ही कहीं चली गई थी और आज सुबह 4 बजे जाकर आई थी। सुबह उससे सही से चला भी नहीं जा रहा था। वो अपनी पूरी रात किसी के साथ बिता में आई थी। ऊपर वो इतने नशे में थी वो तो नंदिनी जी ने उसे सबकी नज़रों से बचाकर कमरे तक पहुंचाया था। नताशा को अभी तक सोता देख नंदिनी जी अपना सिर हिलाकर वहां से चली गई, पर जाने से पहले एक नौकर को चिल्लाकर उसका कमरा साफ करने के लिए बोल दिया। दूसरी तरफ प्रिया अनामिका और सिम्मी को जबरदस्ती उठाकर दोनों को नहाने भेजने के बाद कमरे से बाहर आकर बड़बड़ाते हुए जा रही थी कि अचानक सामने से आते हुए शख्स से टकरा गई। सामने वाले ने उसे संभलने की कोशिश करी पर दोनों साथ में ही नीचे गिर गए। शिव जिससे प्रिया टकराई थी उसने जब देखा कि वो दोनों ही गिरने वाले हैं तो उसने तुरंत प्रिया की कमर पकड़कर पलट दिया जिससे जमीन पर गिरने से प्रिया को चोट न लगे। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि प्रिया को कुछ भी समझ नहीं आया और फिर दोनों ही नीचे गिर गए। शिव के नीचे होने के कारण प्रिया को कोई चोट नहीं आई और शिव ने उसे कमर से पकड़ भी रखा था तक उसे चोट न आए। लेकिन इस समय दोनों की ही शिटी पिट्टी गुल थी। आखिर दोनों थे ही इस हालत में। शिव प्रिया के नीचे था और प्रिया के होठ बिल्कुल उसके होठों पर थे। जहां शिव पूरी दुनिया को भूलकर अपनी तेज धड़कनों के साथ बस प्रिया के होठों को अपने होठों पर महसूस कर रहा था तो वही प्रिया पूरी तरह से हैरान अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर उसे ही देख रही थी। थोड़ी देर बाद जब प्रिया को अपनी हालत समझ आती है तो वो तुरंत शिव के ऊपर से हटने लगती है। प्रिया के हटने पर शिव को भी होश आता है और वो भी उठकर खड़ा हो जाता है। दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि कहे तो कहे क्या। तभी प्रिया को गुस्सा आ जाता है। वो एकदम से शिव का कॉलर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचती है और गुस्से में उसे घूरने लगती है। वही शिव की तो हालत खराब हो गई। प्रिया को ऐसे गुस्सा देख उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी गलती क्या थी। उसने ये जानबूझकर थोड़ी किया था। फिर वो ये सोचने लगा कि कैसे वो खुद को प्रिया से बचाया जाए। प्रिया ने शिव को घूरते हुए कहा, देखकर नहीं चल सकते हो और तुम्हारे टकराने की चक्कर में तुमने मुझे किस कर लिया। ये सुन शिव कुछ सोचता है लेकिन फिर खुद को संभाल कर कहता है, तो इसमें मेरी क्या गलती है। टकराई तो तुम भी मुझसे और गिरी तुम मेरे ऊपर न कि मैं। और रही बात किसकी तो वो मैंने जानबूझकर थोड़ी करी, वो तो गलती से हुई है। ये सुनकर तो प्रिया अब और ज्यादा गुस्से में उसे देखने लगी। तभी उसे याद आया कि वो अपनी दोस्त यानी अद्विका के ससुराल में है तो यहाँ कोई भी पंगा नहीं कर सकती। वो इसलिए शिव का कॉलर छोड़कर अपनी आंखों ही आंखों में उसे वार्निंग देकर वहां से चली जाती है। वही उसके जाने के बाद शिव अपने होठों को छूकर देखता है। फिर प्रिया के होठों का वो एहसास महसूस कर उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। फिर अपने दिल पर हाथ रखकर वो कहता है, जय हाय ये आपक तो गुस्सा भी हम मंजूर है, गुस्से में कितनी खूबसूरत लगती हो। तभी कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, ही बचकर भाई, कहीं ये गुस्से में खूबसूरत लगने वाली लड़की आप पर ही भारी न पड़ जाए। ये सुनकर शिव पलट कर देखता है तो ये कोई और नहीं बल्कि देव था। उसे देखकर शिव कुछ उससे कहता उससे पहले ही देवू अपने दांत दिखाते हुए उसे चिढ़ाने वाली स्माइल देकर भाग जाता है। कुछ देर बाद टेबल पर सभी लोग खाने का इंतजार कर रहे थे। तभी अद्विका किचन से खाने को लाकर टेबल पर रखने लगती है। साथ ही में प्रिया और अनामिका भी उसकी मदद कर रही थी। वैसे तो मधु जी ने दोनों को माना किया और अद्विका ने भी, पर उन दोनों ही माना करके अद्विका की मदद करने लगी। फिर अद्विका सबके लिए खाना सर्व करने लगती है। तभी उसकी नज़र खाली चेयर पर पड़ती है जो कि सिद्धार्थ की थी। लगभग 2 मिनट बाद सिद्धार्थ और अभी साथ में आकर अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। उस समय अद्विका किचन से कुछ लेने गई थी। अद्विका जब आकर सिद्धार्थ को भी बैठा देखती है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी चूड़ियों की आवाज सुन सिद्धार्थ अपनी नजरें उठाकर सामने देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। अद्विका ने सिंपल मगर बहुत ही सुंदर रेड कॉलर की बनारसी साड़ी पहनी हुई थी। माथे पर छोटी सी लाल बिंदी, हाथों में खिल रही उसके नाम की मेहंदी और लाल रंग की चूड़ियां। दूर से ही उसके गले में चमक रहा मंगलसूत्र और मांग में लगा सिंदूर उसके नई नवेली दुल्हन होने का सबूत दे रहा था। साथ में उसकी आंखों में लगा काजल उसके गोरे चेहरे पर रौनक ला रहा था। अद्विका ने पहले तो अपने बालों को खुला ही रखा था लेकिन फिर उसने अपने बालों का जुड़ा बना लिया था क्योंकि उसे किचन में काम करना था, जिसमें से अब 2-3 लटें निकलकर उसके गालों को सहला रही थी।
अद्विका सभी को खाना सर्व कर रही थी, इसलिए उन लतों को बार बार अपना सर हिलाकर हटाने की कोशिश कर रही थी, पर वो बार बार आगे आ जा रही थी। ये देखकर सिद्धार्थ का मन हो रहा था कि वो जाकर अद्विका की उन लतों को साइड कर दे, लेकिन वो अभी चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता था। सिद्धार्थ इस समय अभी और देवू के बीच में बैठा था। अभी के साइड में शिव और देवू के सामने ही सिम्मी, उसके आसपास प्रिया और अनामिका, बाकी दूसरी तरफ घर के बड़े लोग बैठे थे। शिव बार बार अपनी नजरें उठाकर प्रिया को देखता तो कभी उसके होठों को, वही प्रिया अपनी नजरें शिव से मिलने पर इधर उधर घुमा लेती। अभी से ये सब देखकर जब नहीं रहा गया तो उसने शिव से धीरे से पूछा, शिव भाई आखिर बात क्या है, आप क्यों बार बार प्रिया भाभी को ऐसे क्यों देख रहे हो, कहीं कुछ हुआ है क्या आप दोनों के बीच? अभी की बात सुन शिव बोला, नहीं नहीं ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है। इस पर अभी अपनी आंखें छोटी करके उसे देखने लगा तो शिव बोला, वो बस नीचे आते समय मेरी और प्रिया की टक्कर हो गई थी, जिससे हम दोनों एक दूसरे के साथ गिर गए और किसिस। इतना बोलते बोलते शिव रुक गया, उसे समझ आ कि उसने भावनाओं में कुछ ज्यादा ही बता दिया है। शिव के इस रुकने पर अभी एक्साइटेड होते हुए बोला, किस क्या, आगे कहो, आप रुक क्यों गए? अब शिव समझ गया था कि अब अभी जाने बिना चैन नहीं लेगा, तो उसने आगे बताते हुए अपनी नजरें दूसरी तरफ करके कहा, वो हम दोनों के गिरने के कारण एक्सीडेंटल किस हो गया था। ये सुन अभी अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर उसे देखने लगा, फिर चिल्ला कर बोला, एक्सीडेंटल की ससिस अनन आ ए। वो ये पूरा बोल पता उससे पहले ही शिव ने एक हीरे का बड़ा सा पीस उठा के उसके मुंह में सीधा रखा, क्या ठूस दिया, जिसके कारण उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसके पेट में दब गई। शिव ने उसे डांटते हुए कहा, अगर ये बात तेरे मुंह से निकली तो अगली बार खीरे की जगह बॉम्ब मुंह में ठूस दूंगा, समझ आई बात? ये सुनकर अभी ने बच्चों की तरह हाँ में सर हिला दिया। वहीं सिद्धार्थ को ऐसे अद्विका को देखता देख सिम्मी और देवू ने एक दूसरे को इशारा किया। फिर देवू ने हल्का सा सिद्धार्थ की तरफ खिसक कर बोला, भाई माना हमारी भाभी बहुत सुंदर है और आज तो और ज्यादा लग रही है, पर ऐसे मत देखो, उन्हें सब लोग क्या सोचेंगे। ये सुन सिद्धार्थ अपने होश में आया और फिर देवू की बात समझते ही उसे खा जाने वाली नजरों से देखते हुए कहा, जो सोचेंगे वो सोचने दो, बीवी है वो मेरी, उसे जितना मन होगा उतना देखूंगा। तभी सिम्मी ने कहा, दादी माँ आज भाभी कितनी सुंदर लग रही है, लेकिन अगर कोई ऐसे उन्हें देखता रहेगा तो उन्हें नजर लग जाएगी न। सब अच्छे से समझ गए थे कि सिम्मी ने ये बात सिद्धार्थ के लिए कही है। वही इस बात से सिद्धार्थ चेप गया और मुंह बनाकर दूसरी तरफ देखने लगा। उसकी इस हरकत पर सभी लोग धीरे धीरे हंसने लगे। वही अद्विका को समझ ही नहीं आया कि कौन उसे घूर रहा है। वही ये सुनकर मीरा जी ने कहा, हाँ सही कहा सिम्मी, तुमने हमारी बहू लग तो आज बहुत खूबसूरत रही है, इसलिए सच में किसी की बुरी नजर न लग जाए। दादी माँ की बात सुन अद्विका के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। तो मधु जी ने उठकर अपने आंख से काजल लेकर उसके कान के पीछे छोटा सा टीका लगा दिया और उसकी बालाएं लेकर दामिनी जी और नंदनी जी की तरफ देखकर कहा, हमारी बच्ची को किसी की भी बुरी नजर न लगे। ये देख के दामिनी जी, जो अद्विका की तारीफ सुन सुनकर अपने गुस्से को दबाए बैठी थी, उन्होंने अपने हाथ के पकड़े चम्मच को कस लिया और नंदनी जी ने गुस्से में अपने मन में कहा, मधु बहुत मजा आ रहा है न तुम्हें ये सब करके, देखना बहुत जल्द तुम्हारे और तुम्हारी इस बहू के मैं केसे पर काटती हूँ। अब तक अद्विका ने सबको खाना दे दिया था और सबने खाना भी शुरू कर दिया था। खाना खाते ही सबकी आंखों में चमक आ गई और सबने तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दिए। सबने तारीफ करी, यहाँ तक कि संजय जी ने भी खाने की तारीफ करी, सिवाय सिद्धार्थ और नंदनी जी के। दामिनी जी ने भी ऊपरी मन से दिखाने के लिए तारीफ करी थी। अब तक सिम्मी ने अद्विका को अपने पास वाली जगह पर खाने के लिए अद्विका को भी बैठा दिया था। तभी दादाजी की नज़र एक कटोरे पर पड़ी जो अभी भी ढका हुआ रखा था, जिसे देखकर उन्होंने हल्की सी प्लेट हटाकर देखा और तुरंत चमकती आंखों के साथ बच्चों की तरह बोले, खीर। ये सुन सब उस कटोरे को देखने लगे। दादाजी उसमें से खीर लेते उससे पहले ही अद्विका ने उस पर वापस प्लेट रख के खीर को साइड करके कहा, लेकिन दादाजी ये खीर आपके लिए नहीं है। ये सुन सब शांत होकर अद्विका को ही देखने लगे तो उसने कहा, मेरे कहने का मतलब ये है कि दादाजी को शुगर है, इसलिए वो ये खीर नहीं खा सकते। ये सुन अब सबको समझ आया कि अद्विका ने माना क्यों किया। तो दादाजी ने बच्चों की तरह प्यार से कहा, बेटा जी आज पहली बार आपने खीर बनाई है तो आज तो हम खाने दो, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी। इतना बोल वो उम्मीद भरी नज़रों से अद्विका को देखने लगे। वही बाकी सब ये देखकर हैरान थे, क्योंकि दादाजी कभी भी दादी माँ के अलावा इसे किसी से नहीं कहते थे।
लेकिन अद्विका ने स्ट्रिक्ट बनते हुए साफ साफ कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, आप थोड़ी क्या एक चम्मच भी नहीं खा सकते। ये सुन दादाजी सभी को घूर के देख रहे हो, जैसे बोल रहे हो कि तुम में से जिसने भी बहू को ये बात बताई है उसे छोड़ेंगे नहीं। इस पर अद्विका बोली, उन सबको मत घूरिए, उनमें से किसी ने नहीं बताया है और आप भूल रहे हैं मैं डॉक्टर हूँ, यहाँ सबकी हेल्थ का मुझे अच्छे से पता है। तभी दादी माँ ने कहा, हाँ तुमने सही कहा, इनको शुगर है इसलिए ये नहीं खा सकते, लेकिन मैं तो खा सकती हूँ। इतना कहकर दादी माँ खीर लेने ही वाली थी, उससे पहले ही अद्विका ने कहा, नहीं दादी माँ आप भी ये खीर नहीं खा सकती, आप भूल रही हैं आपकी हार्ट की दवाई चल रही है और आपकी तो डॉक्टर में ही हूँ। इस पर दादी माँ भी बच्चों की तरह अद्विका को देखने लगी, जैसे रिक्वेस्ट कर रही हो, तो अद्विका ने उन्हें भी साफ साफ मना कर दिया। ये देख देवू और सिम्मी हंसने लगे और एक साथ दोनों खीर लेकर खाते हुए बोले, वाह भाभी, आपने क्या टेस्टी खीर बनाई है। उन दोनों की बात सुन दादाजी और दादी माँ साथ में उन्हें गुस्से से घूरने लगे। उन दोनों को इस बच्चों की तरह चिढ़ता देख अद्विका ने मुस्कुरा कर एक दूसरे कटोरे पर से प्लेट हटा कर कहा, लेकिन आप लोग ये जरूर खा सकते हैं। ये सुन दोनों ने एक साथ देखा तो वो भी खीर ही थी। ये देखकर वो कंफ्यूजन में उसे देखने लगे, तो अद्विका ने दोनों को वो खीर देते हुए कहा, ये खीर आप दोनों के लिए स्पेशल शुगर फ्री बनाई है और इससे आपको कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये जानकर सबके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। कुछ देर बाद सबका खाना हो गया। सबने अद्विका की भर भर के तारीफ करी थी और उसे गिफ्ट्स भी दिए थे। अद्विका बस मुस्कुराकर सबको थैंक यू बोल रही थी, लेकिन उसका ध्यान तो सिद्धार्थ पर था, जिसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला था उसकी तारीफ में। तभी अद्विका के पास एक कॉल आता है, जिसके 5 मिनट बाद वो आके सबको बताती है, मुझे अभी के अभी हॉस्पिटल जाना होगा एक इम्पोर्टेंट सर्जरी के लिए। ये सुन नंदिनी जी ने मुंह बनाते हुए कहा, लो शादी को एक दिन नहीं हुआ और नई बहू को काम पर जाना है, काम से कम अपनी हाथों की मेहंदी को तो साफ होने दो, तब आराम से जाना हॉस्पिटल, हमने कौन सा रोका है तुम्हें तुम्हारा काम करने के लिए। ये सुनकर सिद्धार्थ नंदिनी जी को घूर कर देखने लगा, वो उन्हें कुछ कहने वाला था, उससे पहले अद्विका ने कहा, हाँ बुआ जी मैं आपकी बात मान लेती अगर मेरा कोई और काम होता, लेकिन अगर मैं अपनी हाथों की मेहंदी साफ होने का इंतजार करने लगी तो न जाने कितनी की जान चली जाएगी जिनको मैं बचा सकती हूँ, इसलिए मैं तब तक का तो इंतजार नहीं कर सकती। ये सुन बुआ जी कुछ कहने को थी, उससे पहले ही दादी माँ ने कहा, हाँ बेटा तुम जा सकती हो, सिद्धार्थ तुम्हें छोड़ देगा। इस पर अद्विका हाँ में सर हिलाकर अपने रूम में चली जाती है अपना बैग लेने। सिद्धार्थ और अद्विका के रूम में अद्विका कपबोर्ड से अपना बैग निकल कर मुड़ी ही थी कि वो अचानक किसी के सख्त सीने से टकरा जाती है। अद्विका अपनी नजरें उठा के देखती है तो ये कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ ही था। अद्विका एक पल को उसे देखने लगती है, फिर उसे इग्नोर करके अपनी नजरें फेर के साइड से निकल जाती है। ये देख सिद्धार्थ को समझ आ जाता है कि उसकी जान उससे नाराज है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।